हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक, वो आइडियल और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन हम लोग कल पढ़े थे लास्ट टर्न पे, ठीक है ना। उसके जस्ट आगे का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एजियोट्रॉप से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो हम लोग जानते हैं एजियोट्रॉप। बच्चों, एजियोट्रॉप जो होते हैं, एजियोट्रॉपिक या सिंपली कहते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है आपका बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों, एजियोट्रॉप को डिफाइन करते हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे या जानोगे तो इसका मतलब होता है कि ऐसे दो द्रवों का मिश्रण, ठीक है, जिनका द्रव अवस्था में अथवा आवास अवस्था में, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वो एक समान होता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिनका द्रव अवस्था में अथवा आवास अवस्था में कंपोजिशन एक समान हो, स्थिरक्वाथी कहलाते हैं। ये भी कह सकते हो, सिंपल वर्ड में नाम से ही देख सकते हो। एजियोट्रॉपिक का जो मतलब होता है, अब इसका हिंदी वर्ड देखोगे तो कहते हैं स्थिरक्वाथी, मतलब मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मिक्सचर हैविंग, सिंपली अगर एजियोट्रॉप कहोगे अगर, तो आप ऐसे कह सकते हो मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसका मतलब क्वथनांक एक हो जाए, ठीक है। दूसरे कहते हैं हम लोग क्या, स्थिरक्वाथी कहते हैं बच्चों, ठीक। एजियोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक। तो एजियोट्रॉपिक को बच्चों दो क्लास में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी और इसे कहते हैं हम बच्चों न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी, ठीक है बच्चों। नाम से स्पष्ट हो जाता है। इसमें देखिए, ये इसको डिफाइन जब करो बच्चों, तो ये ऐसे दो द्रवों का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन दोनों, जैसे हमारे दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है। पता है आपको कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? तो एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है दोनों को मिला दिया जाए एक कांस्टेंट मास रेशियो में, ठीक है, और क्या हो जाए कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाए वो कांस्टेंट हो जाए। क्लियर है ना? तो उसमें आप बात करते हो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, ठीक। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो मान लीजिए अगर दो द्रव अगर हैं, ठीक है, उन दोनों को मिला दिया जाए और जो मिक्सर बने, उस मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो, इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, अधिक आए, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। इसमें आप देखो, आप सिंपल तरीका है पहचानने का, जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, वो सब क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं अगर इनको एक कांस्टेंट मास रेशियो में लिया जाए।
ठीक है, निगेटिव बॉइलिंग, यानी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग वाटर के साथ में C2H5OH को ले लिया जाए बच्चों, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एसिड ले लो, कोई एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, एसिड मतलब आप चाहे तो नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक, तो इन दोनों, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा बच्चों वाटर और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा, अधिक आएगा, ठीक है, इसी वजह से कहते हैं इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, जिसमें इसका मास जो होगा, ठीक है, इसका मास ज़्यादा लेते हैं, इसका मास थोड़ा सा कम लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ठीक, इसका अपोजिट होता है बच्चों, मतलब ये ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें देखें तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, वो सब आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि हम लोग अगर एग्जांपल ले लें, किसका एग्जांपल ले लें, अगर हम लोगों ने क्या किया कि CH3OH और वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है, मेथनॉल प्लस वाटर को, तो ये जो है इनको सेपरेट करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये एजियोट्रॉप बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको देखना सेपरेशन में पूछा आता है क्वेश्चन कि क्या एथेनॉल और वाटर को या मेथनॉल और वाटर को टोटली सेपरेट कर सकते हो, नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं और एजियोट्रॉप जो होते हैं उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आपने अभी कहा कि जो एजियोट्रॉप होते हैं उनका, हाँ, मतलब आपने कहा कि एजियोट्रॉप्स आर दोज मिक्सचर विच हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट हो गया। जब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया तो उनको सेपरेट कहाँ कर पाओगे आप, क्लियर है ना। तो इसी वजह से अगर आप टोटली सेपरेट करने की बात करते हो तो आप वाटर से अल्कोहल, एथनॉल या मेथनॉल को 100% सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो एज एक निश्चित टाइम के बाद में, एक टाइम इंटरवल के बाद में वो क्या करते हैं, एक निश्चित कंपोजिशन ऑब्टेन कर लेते हैं जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को सेपरेट करना पॉसिबल होता नहीं है, क्लियर है ना। तो बच्चों मैंने बताया आपको इसमें ये कि एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप कितने टाइप का होता है। एजियोट्रॉप होता है आपका ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो, समान हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हो कि ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर जिसका लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है एक जैसा होता है, तो कहते हैं उसको हम एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम में क्या होगा कि उन दोनों जो आपके कंपोनेंट होंगे उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक आएगा। और मिनिमम में क्या होगा कि उन दोनों का जो इंडिविजुअल जो उसके होंगे बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इसमें जो आपके सोल्यूशन आते हैं वो कौन सा सोल्यूशन आते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन, और कौन सा डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले, ठीक है ना। और इसमें कौन से आते हैं, इसमें वो सोल्यूशन आते हैं जो राउल्ट क्लास से क्या दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। कहाँ से, ये राउल्ट क्लास से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन होते हैं मिनिमम वाले। और ये कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ये आपके निगेटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेईई वगैरह में पूछा गया है, ठीक, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में ये अगर इसका एक कंपोजिशन है तो आप बताना इसमें से कौन सा इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैंने एजियोट्रॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, तो देखिए विच वन विल बी द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको इसमें से कि कौन सा इसमें से एग्जाम्पल जो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म कर सकता है, ठीक है, या करता होगा, क्लियर है, यह एग्जाम्पल होगा उसका। तो बच्चों मैंने कहा कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आप कंपोजिशन तैयार नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड मास रेशियो होता है मिलाने का इनको, तो वो मास रेशियो मान लीजिए आप याद कर नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसमें, इतने सारे सोल्यूशन हैं, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक इसमें तैयार कर रखना है। मैंने जो कल बताया था वीडियो आपका नॉन और आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है,
वही एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो कि वो कौन सा बनेगा, वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है या मिनिमम का। क्लियर है ना, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं आपके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से वाले होते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, ठीक है ना, और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो क्या होते हैं बच्चों, वो पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो राउट क्लास से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, ठीक है। और जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, उनका सेपरेशन पॉसिबल है बिकॉज आइडियल है वो, ठीक है। तो वो अब देखोगे अगर, तो उन दोनों को मिक्स करना जो होता है, ठीक, वो आसान है, मतलब हम लोग उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर आइडियल, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ देखें हम अगर बात करते हैं हम लोग पहला, तो पहला देखो वाटर विथ एथेनॉल है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है कौन से सॉल्यूशन का, तो ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसका होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, ठीक है। ये जो होता है बच्चों, ये नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्यों, मैंने बताया था कल, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम तरह के, हाइड्रोकार्बन ये भी है, हाइड्रोकार्बन ये भी है, मॉलिक्यूलर वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, बताया जाएगा आपको। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ठीक, देखिए C2H5Br ये एथिल ब्रोमाइड है और C2H5I ये एथिल आयोडाइड है बच्चों, ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, क्लियर है, आइडियल सॉल्यूशन वाले एग्जांपल नहीं होंगे आपके, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। बट पॉजिटिव की नेगेटिव, ये आपको मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, तो कौन होगा बच्चों, ये जो एग्जांपल है ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। यानी यही एक आपका जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल होगा। यानी अगर इसको एक कांस्टेंट मास में लिया जाए, ठीक है, अगर 22.2 मतलब एक फिक्स मास होता है उसको लिया जाता है, ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा बच्चों, अधिक आएगा। क्लियर है ना। तो बच्चों हम लोग इस तरह से देख पाते हैं कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्लियर है, इस वजह से ध्यान से इसको पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, जो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं उनकी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप ये जानिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बच्चों। कॉलिगेटिव का मतलब होता है, कॉली का मतलब होता है पार्टिकल से, ठीक है ना, मतलब किसी सॉल्यूशन के ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग स्पेशली इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करते बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें चेंजेस। क्लियर है, हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब क्या है बच्चों। अब देखो, जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, वो या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं बच्चों, आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, लिक्विड सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं क्या हम लोग,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और बच्चों ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली आपकी 4 तरह की होती है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है और बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इस पे क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे एग्जामिनेशन में तो आते ही है, कंप्लीट एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। पहला हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं शॉर्ट में RLVP, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं इसको? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें हम लोग एलिवेशन का डिस्कस करेंगे, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लिक्विड सॉल्यूशन में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है FP, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड का एक कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वो चीज़ क्वथनांक इसको बोलते हैं, वाष्पदाब बोलते हैं इसको। और लास्ट में एक पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं OP, ठीक। ये 4 आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी है, क्लियर है ना। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर। तो पहला जो है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब हम लोग को लोअरिंग देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है आपको कुछ? तो इससे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, कहाँ पढ़ा होगा? राउल्ट लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया जाता है। उसमें ये सिंपली आप कह सकते हो द प्रेशर अप्लाइड बाई द वेपर्स और कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। बट कब? इक्विलिब्रियम के स्टेज में, जब आपका कोई प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया भी आपको, हमारा आप यहाँ देखिए कि ये कोई लिक्विड है, तो इसको जब एनर्जी मिलेगी यहाँ से, जब इसको हीट करोगे इसके उस पार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई आपका सब्सटेंस रखा गया है, ठीक है, तो कोई कंटेनर रखा गया है इस पर, मतलब आपने इसको ढका हुआ है, तो वेपर ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे, फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के सेंस में जब देखते हैं हम लोग, तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? वेपर प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, वहाँ पे आपने जब राउल्ट लॉ की बात की थी, ठीक है, तो वहाँ पे 2 तरह के सोल्यूशन की बात की थी आपने, ठीक। एक तो आपका लिक्विड सोल्यूशन हो, लिक्विड सोल्यूशन अगर है तो उसके लिए, और दूसरा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो, सॉलिड, और उसमें आपने सॉलिड को अपने लिक्विड में मिलाया गया हो, ठीक है। तो लोअरिंग कब आती है बच्चों? ठीक है, अगर आप देखो कोई अगर लिक्विड बॉयल कर रहा है, जैसे पानी बॉयल कर रहा है, उसमें बालू डाल दो, ठीक है, क्या होगा? वो तभी बॉयल करेगा? नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा उसका बच्चों, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देखना वो इंस्टेंटली बॉयल करना बंद कर देगा, मतलब अब उसने अपने बालू मिला दिया हुआ है, तो क्या होगा? वो उससे अधिक टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, क्लियर है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्लियर है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है वेपर। देखो ये पूरा ये जो चैप्टर होता है बच्चों, इसमें वेपर प्रेशर का बहुत बड़ा, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि पूरा चैप्टर जो होता है कहीं ना कहीं से वेपर प्रेशर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अगर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में नहीं आता है तो शायद ये चैप्टर आपको समझ में न आए, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए वेपर प्रेशर जो होता है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, मैंने इसके लिए वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें आपको वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आपको डिटेल में
और आपको नॉलेज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मैंने कहा कि अगर सिंपली आप देखो कि अगर ये कोई लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर इसमें, अगर ये कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर इसमें आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया, कोई सॉलिड डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसका पहले बॉइलिंग पॉइंट था वही रह जाएगा। हाँ, इसका वेपर प्रेशर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? अरे भाई मैंने सिंपली कहा कि क्या करोगे आप, अगर कोई लिक्विड है उसमें कोई आपने ठोस कोई पदार्थ डाल दिया, ठीक है, तो ठोस पदार्थ आपने डाला, जैसे मान लीजिए कि बालू ही डाल दिया, तो क्या होगा, वो अचानक से उसका जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प का जो दाब होगा, वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी भी इम्प्योरिटी ऐड करने से, अगर वो इम्प्योरिटी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है, समझ में आया है? तो उसी कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिफाइन कर लीजिए इसको, किसी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब, या सिंपली कहिए विलायक के लिए, किसी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए विलायक के वाष्प दाब में हुई आपेक्षिक कमी विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। ठीक है ना, या इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि शुद्ध विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में हुई आपेक्षिक कमी विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है। ठीक है ना, सिंपली आप ये कहिए कि किसी, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने, कोई वैद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील, ठीक है, विलेय, ठोस विलेय या विलेय ऐड करने पर शुद्ध विलायक की जो वाष्प दाब में जो अपेक्षित कमी होती है वो विलेय के मूल प्रभास के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0 है,
ठीक है। ठीक, आज जब आपने इसमें कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, कोई सॉलिड सब्सटेंस, कोई सॉलिड सॉल्यूट, भाई सॉलिड है तो क्या होगा, अवाष्पशील होगा। मान लीजिए वो क्या है, वैद्युत अनपघट्य है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि NaCl ना हो, ठीक है। आपने यूरिया सपोज दैट ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, मतलब कि वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो पानी में जाके आयन ना दे, ठीक है। अभी मतलब ये जो लॉ है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ये लॉ जो है एक्चुअली राउट का ही है, ठीक है ना। तो ये जो आप देखते हो इसमें वैद्युत अपघट्य जो बात करते हो, ये चीज़ हम आगे जाके इसमें करेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए वन ऑफ फैक्टर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कोई सॉलिड सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक। तो P0 जो है वो प्योर फॉर्म में है। आपने कोई जब ठोस मिला दिया इसमें, तब मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन बन गया, तो उस केस में हमने PS मान लिया। तो क्या कहता है ये स्टेटमेंट, ये है कि P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इस लॉ का फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। P0 ये ज़्यादा होगा, जब सॉल्यूशन बन जाएगा कम हो जाएगा, तो ये जो कमी है, ठीक है, ये दिखाती है आपकी क्या, रिलेटिव लोअरिंग। क्या दिखाती है ये, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इसको हम लोग दिखा सकते हैं इससे भी, क्योंकि ये डिफरेंट है वेपर प्रेशर का, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड बाय डेल्टा P अपान PS, ठीक है ना, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चों। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। बेस मैंने डेफिनेशन बताया है कि ये स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इतना है कि कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो उसका मतलब कोई विलायक है, ठीक। तो किसी विलायक में आपने क्या किया, किसी विलेय को ऐड कर दिया, ठोस विलेय को, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्लियर है। तो अगर कोई विलायक है तो उसका एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, प्योर फॉर्म में, तो मैंने इसको P0 मान लिया हुआ है, ठीक है ना। और PS जो है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं डिफाइन कर दूं टर्म को, तो जो P0 है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक। ये जो PS है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और ये जो डेल P है, ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर विच इज P0 माइनस PS। क्लियर है ना। और ये जो देख रहे हो आप, समझ रहे हो, P0 माइनस PS अपान P0, ये रिलेटिव लोअरिंग है, इसके सापेक्ष जितनी कमी हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा सा इसके और लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हमने ये जाना कि जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर की प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, उसमें जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, वो जो विलेय जो हम ऐड करते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए हमने ऐसे देखा कि ये आपका B जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। आपने इसमें A जो है कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया हुआ है, सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, और कैसा है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, और क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आसानी से फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका जो मोल है वो Na है, और इसका जो मोल है वो क्या है, Nb है, या कैपिटल इसका कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि इसका स्मॉल n है, इसका कैपिटल N है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस
कैपिटल एन, ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है, समझ में आया आपको। अगर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या मिलता है हम लोग को, स्मॉल एन इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल एन, देन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी को आप लोग डेल पी भी कह सकते हो, डेल पी अपन पी नॉट दैट इज स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है, क्लियर है। अगर हम लोग मान लीजिए मोल्स नहीं दिया गया हो, अमाउंट्स दिया गया उनके, ठीक है, तो आपने इसको अमाउंट के टर्म में भी लिखना है कि स्मॉल एन अगर सॉल्यूट की बात करते हो दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, विच इज इक्वल टू द मास अपॉन मोलर मास, क्लियर, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होगा एन, वो सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कह सकते हो इसको, क्लियर है, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल पी, वही पी नॉट माइनस पी एस, डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, क्लियर है ना। यहाँ से ये भी कह सकते हो डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जाता है, ठीक, तो ये जो है बच्चों यहाँ स्मॉल एम जो है, ठीक है, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है बच्चों, उसमें आ रहा है। ये जो कैपिटल एम है दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है ना, वो ग्राम में होंगे अमाउंट, तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। अब देखिए जो आप देखोगे जो आईआईटी वगैरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो फॉर न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन बच्चों, ये जो हमने फॉर्मूला लिया हुआ है ये अप्रॉक्सीमेशन से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, बट इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग ऐसे भी लिख दें, ठीक, ये कैसे आया था मैं बता दूंगा आपको कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन भी होता है, ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे आता है ये। आपको अगर आपको आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आईआईटी वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, आईआईटी नीट के जो अगर राउट ला पे आते हैं, सुन मार आपको, तो आप इस फॉर्मूले की जगह पे इस फॉर्मूले की यूज़ करिए, बिकॉज इस फॉर्मूले में देखिए आपने क्या माना है, आपने इसको अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्मॉल एन और कैपिटल एन से बहुत छोटा है, तो आपने इसको नेगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तब आपने ये माना हुआ कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है वो क्या है, कैपिटल एन के बराबर है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको जो देगा रिजल्ट उसमें हल्का फुल्का आपको डिफरेंस आएगा, बट ये जो रिजल्ट देगा, ठीक है, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में जो आईआईटी वगैरह प्रॉब्लम होते हैं उसमें आप इसको डायरेक्टली यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, जो नीचे आ रहा है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, उस प्रॉब्लम से क्या सकते हो, बच सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका है कि आप फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर एंड प्रेशर। इसमें बच्चों न्यूमेरिकल्स कई तरह के आते हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखिए इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है, कितना कमी आ रहा है वेपर प्रेशर में, वो चीज़ पी नॉट पूछा जा सकता है आपसे, अमाउंट पूछे जा सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो 5-6 तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे बन सकते हैं, इवन मोर उससे भी अधिक तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें
5-6 तरह के न्यूमेरिकल तो सेट हो ही सकते हैं। क्लियर है ना? इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आपको ये समझ में आया हो। जय हिंद।